नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है अपना राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम दक्षिण एशिया के जो देश हैं उन देशों की आज हम बात करने वाले हैं। तो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, यानी कि हम बात करें कि जो दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ा देश है भारत, और भारत के जो चारों तरफ जो देश है उन देशों की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि उन देशों के मध्य की बात करें तो उन देशों के मध्य क्या चलता है, कभी संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि इनके मध्य कभी टकराव होता है, कभी शांति स्थापित हो जाती है, कभी फिर से टकराव शुरू हो जाता है। तो ऐसे हम बात करें कि जो संवेदनशील क्षेत्र है उन संवेदनशील क्षेत्रों की आज हम बात करने वाले हैं। तो भारत में बात करें कि भारत में कितने देश, ऐसे 7 देश हैं समकालीन दक्षिण एशिया के। समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। और इसी समकालीन दक्षिण एशिया की बात करें तो इसके अंदर कितने देश है, 7 देश ऐसे हैं जिनके मध्य क्या चलता है, टकराव चलता है, या ये कहे कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। कौन से क्षेत्र कहलाते हैं, संवेदनशील क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे बात करें ये अपना है भारत, ये भारत, और भारत के उत्तर की बात करें तो उत्तर दिशा में है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। इधर दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर। इधर हम बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व की बात करें तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम की साइड की बात करें तो ये है अरब सागर। तो चारों दिशाओं से ये बात करें कि चारों दिशाओं में एक ऐसे कहे कि चारों दिशाएं एक सुसज्जित भारत के लिए है। और भारत की चारों दिशाओं में एक तरफ है हिमालय पर्वत, एक तरफ है हिंद महासागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, और एक तरफ कौन सा है, अरब सागर जो पश्चिम में पड़ता है। तो इससे यहीं से स्टार्ट करें कि इस भारत के जो चारों दिशाओं में है, इस भारत के जो चारों दिशाओं में है ये देश कहलाते हैं दक्षिण एशिया के देश। तो भारत है, जैसे बात करें भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, श्रीलंका, सातवां मालदीव। ये 7 ऐसे देश हैं जिनके मध्य क्या चलता है, टकराव चलता है, आपस में कभी झगड़े होते रहते हैं, कभी इनके मध्य शांति का वातावरण। तो इन दोनों की बात करें तो एक ये बात ये भी देखनी है कि जो ये देश है, 7 देश, इन 7 देश की बात करें तो यहाँ कभी सफल लोकतंत्र हो जाता है, कभी सैनिक शासन आ जाता है, कभी किसी राजा का शासन राजतंत्र हो रहा है। तो ऐसी दिशाओं में यहाँ बात करें 7 में, तो 7 में क्या था, यहाँ इन क्षेत्रों में कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन। तो यहाँ बात करें, जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भारत में तो क्या है, लोकतंत्र है, शुरू से ही क्या चल रहा है, लोकतंत्र है, कभी सैनिक शासन नहीं हुआ। यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो कभी सैनिक शासन और कभी क्या, लोकतंत्र है, कभी सैनिक शासन है, कभी लोकतंत्र है। तो इन कारण, इस सैनिक शासन के कारण इन दोनों के मध्य एक विवाद चलता रहता है। और इन दोनों की बातें ये कहे कि दोनों ही एक भारत है और भारत देश के अंदर से ये पाकिस्तान का टुकड़ा निकला। लेकिन इन दोनों के मध्य जब विभाजन हुआ था तो उसी समय से लेकर आज तक क्या चल रहा है, इन दोनों के मध्य विवाद चलता आया है। तो इन विवादों के कारण इस भारत और पाकिस्तान में अनेक समझौते भी हुए। तो उन समझौतों की हमें बात करने वाले हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौते। तो यहाँ लिखे भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौते। ऐसे कौन कौन से समझौते हैं जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए हैं। तो पहला हम बात करें
पहला हम बात करें जो ताशकंद समझौता, या उससे पहले हम बात करें सिंधु नदी, क्योंकि हमें एक एक घटना के माध्यम से लेके चले कि जो भी समझौता हुआ है उस समझौते से पहले कहीं ना कहीं एक युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। जब ये युद्ध हुआ तो उसके तुरंत बाद अगले वर्ष क्या कर लिया गया, समझौता कर लिया गया भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो पहला समझौता हम लेते हैं सिंधु नदी जल समझौता, जो हुआ था सितंबर 1960 को। सिंधु नदी जल समझौता, जल समझौता कब हुआ? फरवरी 1960 को। फरवरी 1960 को सिंधु नदी जल समझौता हुआ। इस नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद चलता रहा। तो ऐसी स्थिति में अब ये एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी इन देशों के मध्य। तो इन देशों के जैसे ही इन दोनों देशों के मध्य विवाद का या टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इससे लगा कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के फिर से विवाद उत्पन्न हो गया, कहीं युद्ध ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सिंधु नदी जल विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने पानी को एक बंटवारा कर लिया। किसके माध्यम से? विश्व बैंक के माध्यम से। विश्व बैंक के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से कौन सा समझौता किया गया? सिंधु नदी जल समझौता फरवरी सितंबर 1960 को। सितंबर 1960 को किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से कौन सा समझौता कर लिया? सिंधु नदी जल समझौता कर लिया गया। दोनों के मध्य विवाद को खत्म किया गया। लेकिन होता क्या है, 1966 जनवरी के आसपास क्या हो जाता है, एक ताशकंद समझौता फिर से होता है, क्योंकि 1965 की लड़ाई यहाँ शुरू हो जाती है। दूसरा हम देखिए ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता। ताशकंद की बात करें तो ये ताशकंद कहाँ है? जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, उस उज्बेकिस्तान में ये क्या है? ताशकंद है। ताशकंद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी वर्तमान में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान की जो वर्तमान में राजधानी है, उस राजधानी में कौन है? ताशकंद समझौता कब हुआ था? जनवरी 1966 को। जनवरी 1966 को कब हुआ? 1966 को। कौन सा समझौता होता है? ताशकंद समझौता। और यही ताशकंद समझौता की हम बात करें, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री। इधर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है। कौन सा होता है? ताशकंद समझौता, जनवरी 1966 का। क्योंकि इससे 1966 से पहले की बात करें तो 1965 की भारत और पाक के मध्य कश्मीर को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा विवाद होता है? कश्मीर को लेकर, कश्मीर को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, एक युद्ध होता है दोनों के मध्य। तो ये कौन सी घटना थी? 1965 की। और 1965 की घटना के बाद ही एक कश्मीर पर कौन सा समझौता किया गया? ताशकंद समझौता किया गया। कब किया गया? जनवरी 1966 को। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखने की, भारत को एक क्षति पहुँचती है, बहुत बड़ी क्षति पहुँचती है। और वो क्षति कौन सी पहुँचती है? भारत के जो सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड प्रधानमंत्री अपने कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। जब शास्त्री जी जो ताशकंद समझौता करके पाकिस्तान से लौट रहे थे, तब उसी समय, यानी कि बात करें जब ये लौट कर आए, तो उसी रात, आधी रात्रि के मध्य रात्रि के मध्य क्या हो जाता है? इनकी हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कौन से समझौते के तहत हुई थी? ताशकंद समझौता। किसके कारण हुई थी? हृदयघात के कारण। किसके कारण हुई थी? हृदयघात के कारण। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी, एक भारत को क्षति पहुंचती है, और क्षति भी इतनी बड़ी पहुंचती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी, वो उसी रात हृदयघात के कारण चल बसते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये समझौता कौन सा समझौता कहलाता है? ताशकंद समझौता कहलाता है। इसके बाद की बात करें, तीसरा जो समझौता था अपना, शिमला समझौता। ये भी किसके? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जुलाई 1972 को। तीसरा शिमला समझौता,
शिमला समझौता, जुलाई 1972 को। शिमला समझौता क्या था, यानी कि 1972 से पहले एक युद्ध कौन सा, इकहत्तर का, किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य फिर से एक युद्ध होता है। कब होता है, 1971 की लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में क्या होता है, इस शिमला समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि जुलाई 1971 की बात करें, 1971 की बात करें तो इस 9 दिसंबर 1971 को एक देश का जन्म होता है, बांग्लादेश का। कौन से देश का जन्म होता है, बांग्लादेश का जन्म होता है, देश का जन्म। यानी कि जो बांग्लादेश बना है ये कहाँ का था, तो ये बात करें कि पाकिस्तान जो था, इस पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी भाग में, एक तो पश्चिमी साइड और एक पूर्वी भाग था, इस पूर्वी भाग वाला कौन सा देश कहलाता है, बांग्लादेश। क्योंकि इनके मध्य, इस पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी पाकिस्तान में तो क्या था, यहाँ पर बड़े बड़े नेता थे, वो अपनी क्या कर रहे थे, राजनीति में पहुँच बना रहे थे। और यहाँ इधर बेचारा कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो एक राजनीति में पहुँच बनाए और इनका कल्याण करे। तो इनके ऊपर पश्चिमी जो नेता लोग थे वो इनके ऊपर अत्याचार करते थे। कौन, किसके ऊपर, जो पूरी पाकिस्तान था उसके ऊपर। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता एक विश्वव्यापी रूप ले लेता है। इसी के अंदर एक देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये पश्चिमी पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान पर अपने अत्याचारी घटनाएं घटित कर रहा था। तो ऐसे में यहाँ बात करें तो यहाँ एक भाषा चलती थी, भाषा भी कौन सी चलती थी, तमिल भाषा चलती थी। तो तमिल भाषा चलती थी, तो यहाँ भारत में भी तमिलनाडु में एक भाषा चलती थी, तमिल भाषा। तो तमिलनाडु के लोगों ने ये कहा कि भारत सरकार हमारे तमिलों का साथ नहीं देती है, जो पूरी पाकिस्तान में हैं उन लोगों का साथ नहीं देती है, तो हम चुनाव में इनको वोट नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब राजनीति में तो क्या चाहिए, नेताओं को वोट चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राजनेताओं ने, उस समय इंदिरा गांधी का समय था, तो इंदिरा गांधी ने अपने सोच समझकर विचार किया कि हाँ मेरे को वोट चाहिए और मैं इनका समर्थन कब पा सकती हूँ, तब मैं तमिलों का साथ दूँ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भारत सरकार इनका साथ देने के लिए पहुँच जाती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में या पूरी पाकिस्तान में अपनी सेनाएं भेज देता है। कौन, भारत भेज देता है। तो भारत भेज देता है, तो इधर से ये पाकिस्तान नाराज हो जाता है कि हमारे घर के अंदर ये दखल अंदाजी क्यों दे रहा है, ये बीच में ही टांग क्यों अड़ा रहा है। ये कौन कहता है, पश्चिमी पाकिस्तान कहता है। किस लिए, पूरी पाकिस्तान में जब भारत अपना हस्तक्षेप करता है। तो यह हस्तक्षेप की नीति, इस कारण से ये आंदोलन, एक युद्ध होता है किसके मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। और जब 9 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का जन्म हो जाता है, तब क्योंकि शरणार्थी, यहाँ बांग्लादेश के शरणार्थी कहाँ भाग कर आ रहे थे, भारत में आ रहे थे, तो भारत को तो शरण देना था। और शरण भी कहाँ पर दी गई, तो कहाँ दी गई, ये दी गई थी, जो हम बात करें हिमाचल, और हिमाचल में इनको शरण दी गई थी। किनको दी गई थी, जो धर्मशालाएं थी हिमाचल में, यानी कि हिमाचल में धर्मशाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बांग्लादेशी जो लोग थे या पूरी जो पाकिस्तान के जो लोग थे, वो लोग भारत में आए, तो भारत में उनको शरण कहाँ दी गई, धर्मशालाओं में दी गई। कहाँ पर है, हिमाचल में है। तो उनमें जब इनको शरण दी गई, तो भारत तो सदा ही ये कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम, जो भी आए वो हमारा है। क्योंकि हमारे तो यहाँ क्या है, मेहमानबाजी है। जो भी कोई दुश्मन से दुश्मन भी आ जाए तो हम उसको क्या मनाते हैं, मेहमान ही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको मेहमान माना और इनका पूरी तरह इन्होंने, भारत ने इनका साथ दिया। इस कारण से भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 का एक संकट पैदा हो जाता है और वो युद्ध शुरू हो जाता है। इसके बाद शिमला समझौता होता है जुलाई 1972 में। किस किस के मध्य होता है, भारत की प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और इधर भारत की तरफ से तो इंदिरा गांधी आती है, और उधर कौन आता है, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, शिमला समझौता होता है जुलाई 1972 का। किस किस के मध्य, भारत के जो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, और वो समझौता कौन सा कहलाता है, शिमला समझौता कहलाता है। हम चौथा समझौता की बात करें
तो यहाँ जैसे ही शिमला समझौता 1972 यानी कि 1999 की बात करें तो 1999 में क्या हुआ, इधर सरकार बदल जाती है, भारत में सरकार बदल जाती है, और भारत में सरकार बदलकर कौन से बीजेपी की सरकार बनती है, और बीजेपी की सरकार में कौन आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। इधर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहाँ की सरकार बनती है, भारत में बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी में कौन आ जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते हैं। और तो अटल बिहारी वाजपेयी शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति स्थापित हो, इसलिए वो क्या करते हैं, लाहौर बस यात्रा करते हैं, बस यात्रा करते हैं कि दोनों के मध्य क्या हो जाए, समझौता हो जाए, दोनों शांति से रहे। लेकिन ये जो लाहौर से बस यात्रा शुरू की गई थी, लाहौर से बस यात्रा में वो जाते हैं, लेकिन क्या होता है वहाँ रेलवे स्टेशन बसों में ये क्या हो रहा था, वहाँ आंदोलन चल रहे थे, तो ऐसी स्थिति में वो सफल नहीं हो पाता है। वो वापस जब लाहौर बस यात्रा फरवरी 1999 में ये घटना घटित होती है, तो वहाँ आंदोलन चल रहे थे, तो इस कारण से वो वापस लौट आते हैं। कब की बात है, फरवरी 1999 की, फरवरी 1999 की। जब फरवरी 1999 में वापस लौट आए, परवेज मुशर्रफ समझने के लिए तैयार नहीं था, वो तो आंदोलन करने में लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में वो वापस आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, अटल बिहारी जी वाजपेयी। मुशर्रफ समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान को तो कितना ही समझा लो, लेकिन उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ शांति के लिए हम वार्ताएं कर रहे थे। पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि भारत एक क्या है, एक विशाल देश है, और विशाल देश क्योंकि दक्षिण एशिया की बात करें तो चारों दिशाओं में बात करें दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा भारत देश है। क्योंकि सब देशों को ये लग रहा था कि भारत हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, कोई गतिविधि ना कर ले, तो इन सब देशों को क्या था, डर था। तो ऐसी स्थिति में इन सातों देशों को ये डर सता रहा था कि भारत कहीं ना कहीं आक्रमण ना कर दे, लेकिन सबको ये भी लग रहा था कि भारत कभी आक्रमण नहीं करेगा। तो लाहौर बस यात्रा जो समझौता हुआ था, शांति समझौता, वो फरवरी 1999 का था, जून जुलाई 1999 में, जून जुलाई 1999 की बात करें तो इधर कारगिल युद्ध चला, और इसी कारगिल युद्ध को किसने जीता, भारत ने जीता। तो भारत को जीतने पर इसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि कारगिल युद्ध कर लिया, और कारगिल युद्ध के समय कौन थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे। तो इन्होंने समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, लेकिन हुआ क्या, जून जुलाई की 1999 फिर से बैठक की गई। बैठक कहाँ की गई, आगरा में, आगरा में बैठक की गई। कब की गई, 2001 में। इनको फिर से बुलाया गया, किनको बुलाया गया, परवेज मुशर्रफ को, परवेज मुशर्रफ को फिर से बुलाया गया, और मुशर्रफ आए, लेकिन वो बैठक असफल हो जाती है। बैठक सफल ही नहीं होती है, क्योंकि ये समझने के लिए यहाँ पर भी तैयार नहीं था। तो ये क्या होती है, असफल बैठक। तो ध्यान में रखना, असफल बैठक कौन सी थी, परवेज मुशर्रफ की असफल बैठक कौन सी थी, तो 2001 की असफल बैठक थी। जून जुलाई 1999 की बात करें तो यहाँ तो क्या चल रहे थे, परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध किया, और उस कारगिल युद्ध में क्या हुआ, भारत ने विजय प्राप्त की। फिर भी भारत ये कह रहा था कि शांति स्थापित हो जाए, शांति स्थापित हो जाए। उन्होंने आगरा में फिर से बुलाया परवेज मुशर्रफ को कि आओ भाई शांति स्थापित कर ले, लेकिन आगरा में बैठकर वो तो फिर से वैसी गतिविधियां करने लगे। तो ऐसी स्थिति में आगरा की बैठक भी असफल हो जाती है परवेज मुशर्रफ के काल में। तो हमने 4 ऐसे समझौते समझे जो भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति के लिए वार्ताएं हुई, उन दोनों के मध्य, देशों के मध्य कहीं टकराव ना हो, तो ऐसी स्थिति में समझौते की यहाँ बात होती है। तो ये क्या थे, संवेदनशील क्षेत्र थे, और संवेदनशील क्षेत्र रहते हुए कभी टकराव की स्थिति, कभी ऐसे कहे कि तनातनी का माहौल इनके बीच में बना रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सीमित भी रहे। तो ऐसी बात की भारत और पाकिस्तान की। चलिए, आज हमने बात की है समकालीन दक्षिण एशिया की 5वें चैप्टर की। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाए, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो जय हिंद, जय भारत।